नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है ऐतिहासिक समीक्षा। दरअसल आधुनिक समीक्षा जब से प्रारंभ हुई है तभी से ऐतिहासिक समीक्षा के दर्शन भी होने लगे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधुओं में ऐतिहासिक विवेचन की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, लगभग वही ऐतिहासिक समीक्षा की आधार भूमि है। ऐतिहासिक समीक्षक युग चेतना के प्रभाव को भी स्वीकार करते हैं और इसके साथ साथ अध्ययन की पद्धति को अपनाते हैं जो युगीन चेतनाओं को आत्म स्वीकार करती है। किसी भी रचना ने जाति के साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास में कितना योगदान दिया, ये चीज़ जांची और परखी जाती है। कोई भी साहित्यकार या रचना युग को जाति से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, उन्होंने कहा है अपने विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श में कि साहित्य और देश काल का जो संबंध है यह ऐतिहासिक आलोचना बतलाती है। कवियों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर विचार करना जरूरी होता है। जो प्रथम वैज्ञानिक प्रयास किया गया वो शुक्ल जी की समीक्षा में हुआ। शुक्ल जी ने कवियों को साहित्य की धारा में रख करके देखा। वास्तव में ये सच है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखने से ही रचनाओं का असली जो सत्य है वो सामने आती है। तो शुक्ल जी ने कविता को साहित्य की धारा में रख करके देखा और वास्तव में ऐतिहासिक समीक्षा समाजशास्त्रीय रूप का विकास है। और परवर्ती काल में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी ऐतिहासिक समीक्षा पर जोर दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं मुख्यतः शुक्ल संस्थान के आलोचक माने जाते हैं, पर अपने मानवतावादी दृष्टिकोण तथा ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति के कारण वे शुक्ल जी से थोड़े भिन्न हो जाते हैं। उनकी जो समीक्षा शैली है वो शुरुआत से ही स्वच्छंदतावादी और ऐतिहासिक रही है, जिसमें मानवतावादी और समाजवादी मूल्यों को भी हम जोड़कर देखते हैं। और हिंदी साहित्य की भूमिका जो उनकी रचना है जो 1940 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा भी की थी। और ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा करते हुए उन्होंने बताया था कि किसी रचनाकार का जो स्थान निर्धारण उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर ही करना चाहिए। अर्थात किसी रचना के अध्ययन के लिए रचनाकार का अध्ययन और रचनाकार के अध्ययन के लिए उसके जीवन परिवेश और परंपरा का अध्ययन आवश्यक है। द्विवेदी जी की जो पहली पुस्तक है सूर साहित्य, 1936 में ये प्रकाशित हुई थी, उसमें छायावादी भावुकता भी प्रधान रूप में नज़र आती है। किंतु जब कबीर वो लिखते हैं 1942 में, तो उसमें उनका जो व्यावहारिक दृष्टिकोण या प्रायोगिक दृष्टिकोण है वो स्पष्ट होता है। उन्होंने कबीर को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक परंपरा के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा था। तो कबीर के जो भाषागत वैशिष्ट्य हैं उस पर भी सबसे पहले उन्हीं की दृष्टि गई थी। द्विवेदी जी मानव को जीवन के सभी प्रयत्नों का लक्ष्य मानते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह में संकलित उनके निबंध का एक शीर्षक ही है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। हिंदी साहित्य में तथा अन्य स्थानों पर भी उन्होंने सूर, तुलसी आदि का मूल्यांकन जो किया है वो मानवतावादी दृष्टिकोण से किया है। प्रेमचंद का आकलन भी इसी दृष्टि से किया है। मनुष्यता को उन्होंने साहित्य और रस का पर्याय माना। द्विवेदी जी ने काव्य ही नहीं, काव्यशास्त्र को भी ऐतिहासिक दृष्टि से परखा और उसकी व्याख्या की थी। उनकी जो सैद्धांतिक मान्यताएं हैं वो साहित्य का मर्म में सामने आई थी। द्विवेदी जी का जो महत्व है वो साहित्य के मूल्यों को बदलने में तथा उन्हें नवीन मानवतावादी मूल्यों से जोड़ने में सार्थक है। और ये जो द्विवेदी जी की ऐतिहासिक आलोचना है वो हम लोग हिंदी साहित्य में उसको आधार मानते हैं। मूलतः जैसे ऐतिहासिक आलोचना को अगर पाश्चात्य आलोचकों की दृष्टि से देखा जाए तो बेवर कहते हैं कि इतिहास की आलोचना या इतिहास के अनुसंधान में आलोचना स्वयमेव एक उद्देश्य होना चाहिए, मतलब उसमें एक उद्देश्य होना ही चाहिए। हेनरी पिरेन के अनुसार आलोचना अपने आप में संपूर्ण इतिहास नहीं है।
इसका जो प्रमुख उद्देश्य है यथार्थ तथ्यों की गवेषणा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद आलोचना की आवश्यकता नहीं होती है तथा अनुसंधान में इसका महत्व गौण हो जाता है। एक अन्य आलोचक रेनियर है। उनका कहना है कि विषय की सीमा, तथ्यों की यथार्थता, ऐतिहासिक स्रोतों की विश्वसनीयता तथा घटनाओं की क्रमबद्धता के पश्चात जो आलोचना है उसमें कलात्मक पुनर्रचना आवश्यक हो जाती है। हॉकेट के अनुसार आलोचना स्वयमेव इतिहास नहीं है अपितु इतिहास की सेवक है। इतिहासकार का प्रमुख कार्य क्या है? समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी को प्रस्तुत करना। उसकी शैली आलोचनात्मक है अथवा नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐतिहासिक आलोचना में आलोचक की भूमिका क्या है? अगर इस पर विचार करें तो ये जो आलोचना है वो एक साधन है जिसके माध्यम से जो आलोचक है वो ऐतिहासिक स्रोतों को यथार्थता, समकालीन इतिहासकार के कथन की सत्यता तथा घटना संबंधी तिथिक्रम का ज्ञान प्राप्त करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान में इस स्तर पर आलोचना जो है उसकी प्रधान भूमिका रहती है। ऐतिहासिक स्रोतों, इतिहासकार के कथन तथा तिथिक्रम के निश्चित ज्ञान के बाद जब अनुसंधानकर्ता अपने निष्कर्ष को समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उस समय साहित्यिक शैली की आवश्यकता प्रधान हो जाती है। आलोचक को विषय वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि जो समकालीन समाज के लिए रुचिकर हो, ग्राह्य हो, उपयोगी हो। यदि आलोचक आलोचना सिद्धांत की विधियों से अवगत नहीं है तो वह अनावश्यक अवसरों पर इसके प्रयोग करता है और अपने आलोचना को दुरूह बना देता है, जटिल बना देता है, हास्यास्पद बना सकता है। इसलिए आलोचना सिद्धांत के साथ ऐतिहासिक जो आलोचना है वो आवश्यक है। तो सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता है यथोचित प्रयोग की। इस आलोचना सिद्धांत की एक प्रकार की दीक्षा दी जाती है जो इस तरह है कि प्रत्येक जो आलोचक है उसके लिए आलोचना सिद्धांत एक प्रकार से उसकी दीक्षा मिलती है। इसके अभाव में कोई भी सफल ऐतिहासिक आलोचक नहीं हो सकता। इस दीक्षा का अभिप्राय है इतिहास को अधिकाधिक यथार्थ बनाना। आलोचना सिद्धांत का जो तात्पर्य है इतिहास के प्रत्येक वाक्य को यथातथ्य बनाना है, क्योंकि जो साहित्यकार है अथवा उपन्यासकार है उसकी भांति उसका वाक्य कल्पित नहीं है अपितु साक्ष्य पर आधारित होता है। तो कथन की यथार्थता को सिद्ध करने के लिए आलोचना सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक तथ्य ही अच्छे जो कोई भी शोध प्रबंध होते हैं या पुस्तक होती है तो उसके आधार होते हैं। इसके निश्चयात्मक स्वरूप की जो प्रवृत्ति होती है आलोचना पद्धति में निहित है। ऐतिहासिक स्रोतों में वर्णित इतिहासकार का कथन इतिहास का कच्चा माल होता है। तो जो आलोचक है वो प्रत्येक कथन में यथार्थता को सिद्ध करने के लिए आलोचना सिद्धांत का प्रयोग करता है। इसके लिए उसे व्याख्या तथा सामान्यीकरण के सिद्धांतों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। इन सिद्धांतों के जो समुचित क्रियान्वयन है उनके द्वारा अनुसंधानकर्ता अपने विषय को अर्थ तथा मूल्य प्रदान करता है। तो आलोचना का जो सिद्धांत है वो ऐतिहासिक आलोचना की पद्धति में किस प्रक्रिया से गुजरता है यह जानना जरूरी है। तो ऐतिहासिक आलोचना की जो प्रारंभिक प्रक्रिया आलोचना का सिद्धांत है तो इस माध्यम से अनुसंधानकर्ता अपने मस्तिष्क में यथार्थ संबंधी अनेक प्रश्नों को पूछता है। जो आलोचना की विधि है वह यथार्थता की प्राप्ति का प्रयास करने के लिए विधि वो अपनाई जाती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है जब शोधकर्ता का बौद्धिक मस्तिष्क परिपक्व हो। आलोचनात्मक विधि ज्ञान तथा ऐतिहासिक अध्ययन का आधार है। इस तरह ऐतिहासिक आलोचना इतिहासकार के लिए, आलोचक के लिए एक बौद्धिक व्यायामशाला है जहाँ पर विचार तत्वों से व्यायाम किया जाता है। जो आलोचक है वो समाज विज्ञान के अन्य विषयों की प्रश्न सूची तैयार करता है। उत्तरों के आधार पर वह अपना आलोचना तैयार करता है और शोध अपने से आलोचना से संदेह से प्रारंभ करता है। ऐतिहासिक आलोचना के लिए आलोचक के क्या क्या आवश्यक गुण हैं उन पर भी विचार करना चाहिए। तो इसकी प्रक्रिया को ऐतिहासिक विधि की संज्ञा दी जाती है। आलोचक
यथोचित क्रियान्वयन तभी कर सकता है जब कुछ व्यक्तिगत गुण हो उसमें, बौद्धिक परिपक्वता का अभाव तो बिल्कुल ना हो, और विषय का ज्ञान होना चाहिए, ग्रंथों की सूची उसके पास होनी चाहिए, तथ्यों का संकलन होनी चाहिए, और तथ्यों के संकलन के साथ साथ उनकी व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन हो। यथोचित निष्कर्ष की प्राप्ति असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होती है, इसलिए आलोचक के लिए ये आवश्यक है कि वो अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए कई तरह के उदाहरण प्रस्तुत करें। तो कई लोग जो ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में मशहूर हैं, उन्हें इस बात का पता है कि इतिहास का निर्माण मूर्ख भी कर सकता है, परंतु इतिहास लेखन जो है वो प्रतिभावान व्यक्ति ही कर सकता है। जो कथन है कि ऐतिहासिक आलोचना की दीक्षा के साथ साथ जो आलोचक है उसमें उच्च कोटि की चिंतन शक्ति भी आवश्यक होती है। कुछ जो महत्वपूर्ण तत्व हैं ऐतिहासिक आलोचना के वो निम्नलिखित हैं कि सबसे पहले उसको बाह्य आलोचना से गुजरना होता है और तब उसको आंतरिक आलोचना या उच्च स्तरीय आलोचना से गुजरना होता है। तो प्रारंभिक स्तर है बाह्य आलोचना। इसके तहत वो पांडुलिपि को पढ़ा जाता है, पुस्तक को देखा जाता है, अभिलेख शिलालेखों की विश्वसनीयता को देखा जाता है, ऐतिहासिक स्रोतों को देखा जाता है, और कुछ स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए पांडुलिपियों के वास्तविक स्वरूप को जो बदल देते हैं या धन की लालसा में पांडुलिपियों को पुनः लिखकर उसे मूल पांडुलिपि कहकर बेच देते हैं। इसलिए जब ऐतिहासिक आलोचक होता है तो उसको चोर बाजारी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखना होता है, वैज्ञानिक इतिहासकारों के मूल पुस्तकों का ध्यान रखना होता है, लेखक तथा उसके समय की विश्वसनीयता को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। इसमें भारतीय इतिहासकार और कई यूरोपीय इतिहासकारों ने इस पे कई सिद्धांत बनाए हैं और महत्वपूर्ण योगदान उनका है। तो बाह्य आलोचना जो होती है ऐतिहासिक आलोचना में, उसमें अपेक्षा की जाती है कि ऐतिहासिक स्रोतों, पुस्तकों की नैतिकता की जांच करके उसके स्वरूप, लेखक, प्रकाशक, मुद्रक, पुस्तक लेखक का स्थान, समय, उद्देश्य, लेखक के धर्म, राजनीतिक दलों से संबंध, पुस्तक की विषय वस्तु आदि की जानकारी प्राप्त करें और वह आश्वस्त हो कि जिस प्रति का वह प्रयोग कर रहा है वह मूल प्रति है अथवा प्रतिलिपि। यदि मूल प्रति नहीं है तो गलतियों की संभावना हो सकती है। तो यहाँ अपेक्षा की जाती है कि त्रुटियों को दूर करके विश्वसनीयता प्राप्त करें ताकि वास्तविक स्वरूप की पुनर्प्राप्ति हो सके। यदि लेखक का दृष्टिकोण द्वेषपूर्ण है, पक्षपातपूर्ण है, तो ऐतिहासिक आलोचक को अवगत होना चाहिए। बाह्य आलोचना के साथ साथ जो अन्य कार्य है वो है लेखक संबंधी निर्णय। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के जो लेखक होते हैं वो संदिग्ध होते हैं। बाइबल को लिपिबद्ध करने का श्रेय ईसाइयों का है, तो वैज्ञानिक इतिहासकारों ने बाह्य आलोचना विधि से जब बाइबल की खोजबीन की तो इसके मूल लेखक के विषय में संदेह होने लगा। तो बाइबल के प्रथम अध्याय में ईसा मसीह के समकालीन जूड़ा के शासकों का उल्लेख मिलता है, परंतु जो 45वां अध्याय है उसमें पर्सिया के शासक सीरस का उल्लेख है। जो सीरस का शासनकाल 200 वर्ष बाद का है, अतः ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनके आधार पर पहला अध्याय और 45वां अध्याय में 200 वर्षों का अंतर है। इस तरह से किसी लेखक की 200 वर्षों की आयु तो बहुत ही संदिग्ध है। तो ऐतिहासिक आलोचना पद्धति से विवेचना करने के बाद शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया कि बाइबल के 3 लेखक रहे होंगे, ईसाइया प्रथम, ईसाइया द्वितीय तथा ईसाइया तृतीय। इस प्रकार की जो संदिग्धता है वो अबुल फजल कृत अकबरनामा के विषय में भी है। अकबरनामा में 1605 ईस्वी तक की घटनाओं का उल्लेख है, परंतु अबुल फजल की हत्या की गई थी 1602 में की गई थी बीर से बुंदेला के द्वारा। तो 3 वर्षों की घटनाओं का उल्लेख जो है अबुल फजल के द्वारा नहीं अपितु किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक की है। इसमें लवकुश कांड का विवरण किसी अन्य व्यक्ति की कृति है। ऐसी परिस्थिति में शोधकर्ता या फिर ऐतिहासिक आलोचक का यह कर्तव्य है कि ऐतिहासिक आलोचना की बाह्य आलोचना विधि से मूल लेखक का निश्चय करके पुस्तक की विश्वसनीयता स्थापित करे।
वह सहायक ऐतिहासिक स्रोतों का प्रयोग करें। वास्तविक लेखन का पता लगाने के लिए शोधकर्ता को या ऐतिहासिक आलोचक को पड़ोसी राज्य के शासनकाल की घटनाओं का भी प्रयोग करना चाहिए। इसमें ऐतिहासिक स्रोतों का जो स्वर है वो स्पष्ट रूप से सामने आता है कि जुड़ा के इतिहास की यथार्थता का जो अनुमान है वो पड़ोसी राज्यों के इतिहास से लग सकता है। बाइबल के मूल लेखक ईसाइया का काल जो है वो 740 से 700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। द्वितीय ईसाइया ने अपने अनुयायियों को बेबीलोन में दीक्षा 450 ईस्वी पूर्व दी थी। तृतीय ईसाइया का काल इसके बाद आता है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाइबल के 3 लेखक रहे हैं। 1846 में राविल्सन ने मिस्र, बेबीलोन तथा पर्सिया की घटनाओं के आधार पर लेखकों के काल का निर्णय किया है। उन्होंने अपनी खोज में यह सिद्ध किया कि पुस्तक कब और क्यों लिखी गई है। तो अनुसंधानकर्ता को या ऐतिहासिक आलोचक को इन सभी बातों से अवगत होना चाहिए। प्रायः जो इतिहासकार हैं उनका स्वर उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐतिहासिक स्रोत का जो स्वर है, अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में अकबर की धार्मिक नीति की कटु आलोचना की है। रोमन इतिहासकार टेटिटस ने अगस्टन वंश के शासकों की आलोचना की है। चार्ल्स ओमर का कथन है कि ऐसी पुस्तकों को देखने से अनुसंधानकर्ता या ऐतिहासिक आलोचक इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि इस पुस्तक का क्या स्वर तथा तथ्य है। तो यहाँ पुस्तक के लेखक का जो स्वर है वो स्पष्ट ज्ञान उसका होना चाहिए। तो गुमनाम लेखों पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐतिहासिक स्रोत में कुछ ऐसे पत्र होते हैं जिनका वास्तविक लेखक अन्य व्यक्ति होता है। जैसे नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू में एक लेख छपा था, द डायरी ऑफ अ पब्लिक मैन, जिसमें गृह युद्ध की घटनाओं का उल्लेख था। प्रोफेसर एलन जॉनसन ने यह निष्कर्ष निकाला था कि इसका लेखक एक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ था, परंतु प्रोफेसर जॉनसन वास्तविक लेखक का नाम पता लगाने में असमर्थ रहे। बाद में एडरसन ने खोजबीन के बाद यह पता लगाया कि इसका मूल लेखक सैमवार्ड था। तो इस तरह से गुमनाम लेखक के बारे में पता लगाना चाहिए। फिर उसके बाद लेख अथवा पत्र विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे जा सकते हैं, तो उनको जब लिखने वाले का पता लगाना चाहिए। विभिन्न व्यक्तियों की लेखन शैली से भी परिचित होना चाहिए। जीवनी तथा आत्मकथा पढ़नी चाहिए। आत्मकथा प्रायः लेखक अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखते हैं। ऐसी आत्मकथा में वर्णित तथ्य प्रायः यथार्थ नहीं भी होते हैं। जैसे बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु इस कथन की पुष्टि आज तक अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से नहीं की जा सकी है। तो इस तरह की जो परेशानियां होती हैं वो ऐतिहासिक आलोचकों के साथ होती हैं। व्यक्तिगत पत्रों को लेकर, समाचार पत्र को लेकर, जालसाजी को लेकर के, साहित्यिक चोरी को लेकर के कई तरह के सिद्धांत इसमें काम करते हैं। ऐतिहासिक आलोचना में आंतरिक अथवा उच्च स्तरीय जो आलोचना है वह भी काम करती है। शेख अली का कथन है कि विश्लेषण तथा व्याख्या की प्रक्रिया का स्वरूप पूर्ण रूप से मानसिक होता है और इसके माध्यम से इतिहासकार का जो अभिप्राय है मूल लेखक के प्रति सिद्ध होता है। कई विधियां हैं आंतरिक आलोचना की, जिनमें सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए। गियासुद्दीन तुगलक की आकस्मिक मृत्यु के संबंध में समकालीन इतिहासकार वर्णी ने मात्र इतना ही उल्लेख किया है, आकाश से उल्कापात तथा ईश्वर ही सत्य जानता है। इसका शाब्दिक अर्थ हो सकता है कि आकाश से उल्कापात के बाद गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि वर्णी गियासुद्दीन तुगलक को आकस्मिक मृत्यु संबंधी सुनियोजित षड्यंत्र में मोहम्मद तुगलक की भूमिका को छिपाना चाहता था। वैसे ही कई तरह के नकारात्मक आलोचना भी होती हैं। ऐतिहासिक आलोचना के बारे में डॉक्टर परमानंद सिंह लिखते हैं कि नकारात्मक आलोचना का अभिप्राय यह है कि आलोचक यथार्थता की प्राप्ति के लिए सभी तथ्यों को संदेह की दृष्टि से देखे, अनेक प्रकार के प्रश्न उपस्थित करे, ऐतिहासिक स्रोतों की विश्वसनीयता की जांच करे, मूल लेखक के अभिप्राय को समझे, तर्क वितर्क से तथ्यों को यथार्थता में सिद्ध करे, धर्म जाति के कारण तथा विशेष दृष्टिकोण को ध्यान में रखे इत्यादि। तो दक्षता का परीक्षण आवश्यक है।
इसके साथ ही साथ अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, किंवदंतियों को ऐतिहासिक आलोचना में स्थान नहीं देना है, विश्वसनीयता का परीक्षण करते रहना है और आलोचक को विश्वसनीयता के परीक्षण के उपरांत वैज्ञानिक स्वरूप को अपनाना है और प्रत्येक कथन को संदेहपूर्ण दृष्टि से देखना है। जो आलोचना, तभी ऐतिहासिक आलोचना एक सफल आलोचना के रूप में हमारे सामने आती है। धन्यवाद।